आज के शो में। पाकिस्तान के माशी हालात मजीद खराब होने की पेशन गोई। क्या वाकई 4 हफ्तों बाद नौकरियों की बारिश होगी? गहरे मालियाती घड़े, क्या नून लीग जिम्मेदार? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक तो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, और ऊपर से हम चारों तरफ से अगर देखें, यानी अगर हम जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF की बात करें, इससे पहले ADB ने सबसे पहले हमारे ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन दी और जो प्रोजेक्शंस कम होती गई 3.9 से 3.4%, फिर IMF 2.9%, 2.8%। IMF की तरफ से ये रिसेंटली आई कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हद तक हिट होने लगी है आइंदा कुछ एक साल, बल्कि इस साल के बाद जो अगला माली साल है उसके अंदर भी हमें हिट होती हुई नजर आएगी। इन तमाम प्रोजेक्शंस और इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए असरात जो महंगाई पर पड़ रहे हैं उसको बहुत से लोग मौजूदा हुकूमत का इकोनॉमिक ब्लंडर करार दे रहे हैं, मिसमैनेजमेंट, फिस्कल मिसमैनेजमेंट करार दे रहे हैं। और बहुत से लोग ये भी, और PTI की गवर्नमेंट तो ये कहती है बार बार कि ये उन तमाम माजी की गलतियों का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं, यानी अवाम जो भुगत रही है माजी गलतियों का नतीजा है। लेकिन इस पूरे शोर में हम कुछ स्टेटमेंट्स सुनी है हमने रिसेंटली जो हमने मुरत्तब की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 या 4 ऐसे वुज़रा उनकी महंगाई के हवाले से, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उसमें वजीर सेहत पंजाब भी हैं, उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर असेंबली हैं उनकी स्टेटमेंट भी है और जनाब शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट भी है। महंगाई, अमरूद की कीमतों से लेकर दवाइयों की कीमतों तक और गोश्त की कीमतों तक क्या फरमा रहे हैं तमाम वुज़रा, पहले हम जरा ये आपको दिखाते हैं। पहली रमजान को आप अचानक देखेंगे कि अमरूद भी महंगे हो गए, केले भी महंगे हो गए, क्योंकि सबको अफ्तारी पे खानी है चाट। जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो वो चीज महंगी हो जाती है। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। आप उम्मीद ना रखें कि हर मरीज जो आउटडोर में आएगा उसको भी फ्री मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है। डॉलर की कीमत का जो इतना ज्यादा इजाफा हुआ है उसकी वजह से हर चीज पे इफेक्ट पड़ा है, उसका दवाइयों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। अगर दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। तो बात गोश्त की हो, दवाइयों की हो, अमरूद की हो या फिर रोटी खाने की हो, तजावीज़ का सिलसिला आना जो है इस पर हम देख रहे हैं PTI के मिनिस्टर की तरफ से हमें आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट माइंड, यानी जो किसी भी तरफ बायसनेस नहीं रखते, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो मैं इससे पहले कि आज के प्रोग्राम में हम आगे बढ़े, डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब का एक रीसेंट कॉलम है, मैं उसका एक पैराग्राफ आपके सामने कोट करता जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट को ऑयल प्राइसेस, CPEC और दीगर हवालों से किस तरह एक्सटर्नल बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला था जिसका शायद मुकम्मल तौर पर फायदा वो नहीं उठा सके। वो लिखते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द लास्ट गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी नून लीग की गवर्नमेंट में जो मसला था, वाज इट्स इनएबिलिटी टू यूज द सर्कमस्टांसेस इन एड्रेसिंग द क्रॉनिक इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान इकोनॉमी। वो कहते हैं those issues got further aggravated by a wrong set of policies, especially the policy to artificially stabilize the value of rupee, for which वो कहते हैं $24 billion were borrowed, were injected by the government in the open market to keep the value of rupee below 105 per dollar from 2014-2017। और उसके बाद वो डॉक्टर पाशा को भी कोट करते हैं कि दिस वाज अ सीरियस मिस्टेक लीडिंग टू सब्सिडाइज इंपोर्ट्स एंड रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स, लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फास्ट राइजिंग डेट रिपेमेंट लायबिलिटीज। अब हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं और मईशत पर भी आपका इससे पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन को भी हेड करते हैं। जुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम सब जानते हैं PTI की गवर्नमेंट तौर पे कुछ ब्लंडर्स हुए, कुछ चीजें वो समझ नहीं सके, कुछ इनएक्सपीरियंस था, कुछ इनकॉम्पिटेंस भी आप शायद कह सकते हैं। लेकिन जो बात जैसे सुलेरी साहब ने लिखी है, इस बात से तो आप भी शायद दो राय नहीं रखते होंगे कि आप लोगों की पॉलिसी थी, आपने डॉलर को रखा, $24 अरब का नुकसान हुआ उससे और आज हम वो भुगत रहे हैं। ये लास्ट स्टेटमेंट जो सुलेरी साहब की आपने पढ़ी थी, लास्ट सेंटेंस जी, लीडिंग टू डेट रीपेमेंट इंक्रीज, लीडिंग टू लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फास्ट राइजिंग डेट रिपेमेंट लायबिलिटीज। ठीक है, एक सेकंड देखें, हमारा 5 साल का पीरियड था, ठीक है,
और 5 साल के पीरियड में एक जून 2013 का सिनेरियो था। एक तो बहुत ही अनफेयर, सुलैरी साहब ने बात की है कि हमें बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिला था। हमें जो एनवायरनमेंट मिला था उसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में बम फट रहे थे, एंड दैट इज नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। वो ऑयल प्राइसेस को 20 नहीं, पहले तो मैं ये वो उस बात को एक्सटेंड फैक्टर करें, ऑयल प्राइसेस मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कराची को ले लें आप और पूरे पाकिस्तान को ले लें। कराची वाज ऑन द ब्रिंक, सेकंड मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड, फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, ये हमें मिला था। पहले तो मैं वो उसका बता दूं कि इट वाज नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। दूसरी चीज जो शदीद सबसे बड़ा इंपीडिमेंट था वो था बिजली का ना होना, इंडस्ट्री के लिए भी, आम पाकिस्तानी के लिए भी, जिस वजह से आपको वोट ही मिले, ठीक है, पार्टी को लोगों ने इसलिए रिजेक्ट किया। और उस वक्त पाकिस्तान को जो नंबर 1 चैलेंज आइडेंटिफाई भी हुआ था वो बिजली और सिक्योरिटी ही हुआ था। अब पॉइंट ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आज जो हम देखते हैं 2016 तक आप करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, बड़ा रीजनेबल था, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल था। तो वजह क्या थी? बावजूद इसके कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी कंट्रोल थी जी, बावजूद इसके कि ग्रोथ हो रही थी, बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन कंटेंट थी और डिस्काउंट रेट कंटेंट था और सब कुछ, करंट अकाउंट डेफिसिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसकी वजह क्या थी? हाँ, मैं आपको बताता हूं। वजह बताएं। देखिए ना, दो चीजें होती हैं। अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करना है आपने, और हर कंट्री को चाहिए और पाकिस्तान को भी चाहिए कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम से कम हो ताकि आपको कम से कम डॉलर पे करने हो, तो 2-3 तरीके हैं। एक सबसे जो कहते हैं अच्छा तरीका ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का, कि जी एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स जब आएंगी वो बेस्ट तरीका होता है, बट बिकॉज दैट्स योर रियल इनकम। जी। दूसरा तरीका ये इंपोर्ट्स को कंटेन करना। इंपोर्ट्स को कंटेन करने के बहुत से नेगेटिव्स भी हैं, जिस तरह मैं अभी आपको बता देता हूं जो इस हुकूमत ने किया है। पहली चीज ये है कि आपका रेवेन्यू लॉस होना शुरू होता है, बिकॉज तकरीबन 40% आपका कस्टम स्टेज पर टैक्स कलेक्शन होती है, तो वो बुरे तरीके से गिरता है। जाहिर है आपने इंपोर्ट्स रोक दिए हैं। सही। वो क्या लीड करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमी। वो क्या लीड करता है? जॉब लॉसेस। तो वो भी एक तो बैलेंस रखने की जरूरत होती है। दूसरी चीज ये है जो इन्होंने कहा ना, डिवैल्यूएशन ना करने की वजह से या कंट्रोल करने की वजह से, डॉलर्स की बात उन्होंने नहीं, पहले एक उन्होंने ये भी की कि कंट्रोल करने की वजह से एक्सपोर्ट्स इफेक्ट। दिस इज अ यूनानिमस व्यू ऑफ एवरीवन, और आज मैं आपको प्रूव भी कर देता हूं, आज एज वी स्पीक जी, devaluation has never led to growth। लेकिन मैं एक मैं ये कंप्लीट कर लूं, पहली वाली बात अगर समझ लेना, क्योंकि मैं डिवैल्यूएशन वाली बात पे आना चाह रहा हूं, उस पे आपकी बात समझना भी चाह रहा हूं। जो पहली बात करंट अकाउंट डेफिसिट की है जो उन्होंने किया है, आबिद सुरेश साहब को हटा लें, लेकिन जो ऑयल प्राइसेस को उन्होंने कोट किया है वो कहते हैं $20 पर बैरल ऑयल प्राइसेस पहुंच चुकी थी। 20 तो कभी नहीं पहुंची थी, कम तो थी ना सर, अब तो बढ़ रही है, राइजिंग ट्रेंड है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ था ऑयल प्राइसेस की वजह से, या आपने कोई ऐसी महारत दिखाई थी जिस वजह से कम हुआ था? ये मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। ऑयल प्राइसेस का कितना था? पॉजिटिव थे ना आपके? करंट अकाउंट डेफिसिट में मैंने कहा एक इंपोर्ट्स को कंटेन करने का इशू होता है, ऑयल प्राइसेस की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का होता है, तीसरा इंपोर्ट्स शामिल होगी ना उसमें, ऑयल प्राइसेस हुए ना सर, तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ना। रेमिटेंस होता है। रेमिटेंस हमारे 13 बिलियन से हमें मिला था, $13 बिलियन से, और तकरीबन $20 बिलियन तक टच किया था। सो वो उसमें एक खातिर ख्वाह इजाफा हुआ था। FDI में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ था, उससे पिछले 5 साल के मुकाबले में मैं बात कर रहा हूँ। दैट इज अनदर सोर्स ऑफ कंटेनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट है समझने की। एक तो ये है कि एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट पूरी दुनिया में खराब था, और उसकी एक वजह थी जो आपने ऑयल की बात की जी, ऑयल तमाम इंटरनेशनल कमोडिटीज जो थी वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई थी 2013 के बाद, इंक्लूडिंग ऑयल, और उसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट, आप इसको मानेंगे। बट उसका एक्सपोर्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट था। एक्सपोर्ट में क्यों था? अगर आप 100 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपको $100 मिल रहे थे, तो वही 100 यूनिट पर आपको $50 या $75। सुन लें एक ब्रेक का पाकिस्तान की एक्सपोर्ट डिक्लाइन was far less than the export decline of giants like India and China। ठीक है, we'll come। So जब आप वो कर रहे होते हैं सज्जिया, तो आप पूरा करते हैं। मैं आता हूं, और फिर डिवैल्यूएशन पे आप जो बात कह रहे थे उस बात को भी वहीं से जोड़ते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद के जिम्मेदार कौन है मौजूदा माशी मसाइल का? नून लीग की गवर्नमेंट ने ज्यादा बेहतर नहीं किया इसलिए आज हम यहां खड़े हुए हैं, या पीटीआई के सिर्फ इकोनॉमिक ब्लंडर्स हैं जो आज हम ये देख रहे हैं? इस ब्रेक के बाद बेनकाब करें।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं पाकिस्तान की मईशत की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मुस्तकबिल में जो नजर आ रहा है, जो वार्निंग्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पे फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट जो बड़ी मशहूर, बड़ी वायरल है, वो आपने सुनी होगी, आपको दोबारा सुनवाते भी हैं, जो हामिद मीर साहब के एक शो में उन्होंने बात की है। उसके पीछे वजूहात क्या हैं ये भी हम जानने की और उसमें जानने की कोशिश भी करेंगे। लेट्स हियर दिस। पीटीआई के जो मिनिस्टर ऑन वाटर रिसोर्सेज हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है मईशत के हवाले से। मैं आपको बताऊं सर कि इतनी ज्यादा चीजें अच्छी होने वाली हैं, इतनी ज्यादा अच्छी होने वाली है, और स्पेशली आप स्टॉक से ले लें, इंडस्ट्री ले लें। और आज तो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हालात खराब थे सर। सुन लेना सर। हाँ। स्टॉक एक्सचेंज, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, खास तौर पे जो मीडिया के मालिकान कह रहे हैं अपने लोगों को हमारे पर डाल के निकाल रहे हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि इन सबको रोक लें। अच्छा। क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात कर रहा हूं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं ये आपको समझा कि रहा हूं चंद सर। हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पान वाला, ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो। अल्लाह करे आप सही कह रहे हो। दुगना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ शुरू हो जाएगी, लोगों की खुशहाली नजर आना शुरू हो जाएगी, नौकरियां, कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आसानी कर देंगे, लोगों को टैक्स आना शुरू हो जाएगा, तरक्की की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएंगे। मैं खड़ा हूं अपनी। अब ये तमाम जो खुशखबरियां हैं, अगर फैसल वाडा साहब अपनी काबीना के इजलास में असद उमर साहब को बता देते तो शायद उनको अमेरिका नहीं जाना पड़ता यूएस IMF से मुज़ाकरात करने के लिए, जो बज़ाहिर लगता है। लेकिन इसकी कोई वजह तो होगी, एक मिनिस्टर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो एक ट्वीट में बताते हैं कि उसकी वजह, उन्होंने एक न्यूज स्लाइड को कोट किया हुआ है, जो ऑयल ड्रिलिंग के हवाले से पॉजिटिव न्यूज पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, वो उस पर जो है वो इतने पॉजिटिव हैं, उसके आउटकम्स को लेकर इतने पॉजिटिव हैं। तो एक ऑफशोर ड्रिलिंग के हवाले से एक न्यूज जो कल आई है, जिसके बाद ये खबर, ये स्टेटमेंट वो कहते हैं उन्होंने दी है, वो केकड़ा वेल के हवाले से है, जिसके बारे में राइस्टेड एनर्जी जो है वो कोट करता है जी कि ENI और दीगर के कंसोर्शियम से जो काम हो रहा है वहां पर, उससे 1.5 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट तवक्को है कि हो सकती है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वन ऑफ द 3 हाईली प्रोस्पेक्टिव वेल्स इन द वर्ल्ड ये बन सकता है अगर यहां से ऑयल ऑफशोर ड्रिलिंग के बाद एक्सप्लोरेशन हो केकड़ा वन से, जो फर्स्ट अल्ट्रा डीप वाटर वेल इन पाकिस्तान होगा। जुबैर साहब, ये ज्यादा ही ऑप्टिमिज्म है या ये न्यूज है, इसको देखकर हम ऑप्टिमिस्ट है? ऑप्टिमिज्म नहीं है। अच्छा, ये जहालत है। अच्छा, और शदीद किस्म की जहालत और इनकॉम्पिटेंस है। अगर आप ये वजीर हैं और बड़े प्रोमिनेंट वजीर हैं, मेरा ख्याल है 90% फुजरा के तो आप भी शायद नाम ना जानते हो, और वो इतने विजिबल भी नहीं होते। गंडापुर साहब हैं, और इवन मुराद सईद साहब भी पीछे चले गए जब से उन्होंने वो $200 बिलियन की नवीद सुनाई थी। तो अगर ये एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, इस किस्म का असेसमेंट है इनका, और जिसका इजहार कर रहे हैं पब्लिक में, प्राइवेट में तो चले बहुत सी चीजें आप कर लेते हैं, पब्लिक में आके इजहार कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा 2 हफ्ते से 4 हफ्ते में क्या क्या ठीक होगा, नौकरियां इतनी होंगी। इनको ये नहीं पता कि एक नौकरियों की रिलेशनशिप होती है, पहले इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, फिर उसके बाद नौकरियां क्रिएट होती हैं, और वो एक बड़ा एक प्रोसेस होता है। तेल निकलेगा फिर वो नौकरी हो जाएगी क्या? वो इस तरह एक, अगर आप पाकिस्तान की जितनी ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, अगर पाकिस्तान 7% इकोनॉमिक ग्रोथ करता है तो तमाम लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं 7% पर। अभी 3.5% पर जॉब्स लूज होती हैं। दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ये कहां हम जंगल में बैठे हुए, कहां बैठे हुए, मुगलिया दौर में बैठे हुए। दूसरी चीज ये है कि मीडिया इंडस्ट्री का उन्होंने टैक्स का कहा, कलेक्शन इतनी होनी शुरू हो जाएगी। टैक्स, आज हमाद अजहर रेवेन्यू मिनिस्टर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि तकरीबन 450 बिलियन का शॉर्टफॉल होगा। आज कह रहे हैं, असद उमर यही कह रहे हैं, और फैसल वाडा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इतना टैक्स आएगा कि मतलब हम सब को भी FBR में होना पड़ेगा। ठेले वाले भी देगा टैक्स। स्टॉक मार्केट इतनी बूम करेगी, ये इन्होंने कहा, इंडस्ट्री इतनी बूम करेगी, प्रॉपर्टी इतनी बूम करेगी। सो आई थिंक इस ऐसे तो मिनिस्टर का मैं क्या कहूं कि, और ये बाय द वे इनके 90% प्लस मिनिस्टर्स जो हैं
फैसलवाड़ा के साथ खड़े इस स्टेटमेंट पर। नहीं, लेकिन जुबैर साहब ये बात तो आपकी ठीक है, चले वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने शायद टाइम फ्रेम भी गलत बोल दिया, ये कर दिया, लेकिन वो जिस बुनियाद पर इस खबर को बेस कर रहे हैं, कोई बेसिस नहीं है। वो उस पे बात तो करें ना। वो अब एक अगर इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है कि 1.5 बिलियन बैरल ऑयल जो इक्विवेलेंट हम यहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं, पहली बात ये होती है कि थर्ड लार्जेस्ट रिकवरी पहली होती है आइडेंटिफिकेशन, वही नहीं हुई फिर OGDCL के शेयर बढ़ेंगे, PPL के शेयर बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट बढ़ने शुरू हो जाने चाहिए थे। लेकिन अगर जब से ये वजीर आजम साहब ने ये कहा था, तो अगर आप ट्रैक करें कि OGDCL और PPL जो कि 25% शेयर होल्डर्स हैं ईच, मेजर स्टेक है इंडेक्स में उनका जी, उनका तो रोज स्टॉक अपर लॉक लगना चाहिए, नहीं बढ़ा ना। तो बिकॉज जब इंडस्ट्री में लोग हैं उनको, और दूसरी बात ये होती है कोई भी अगर अल्लाह करे ये निकल भी आए तो इसमें और एक्चुअल पाकिस्तान को फायदा होने में तकरीबन 7 से 10 साल लग सकते हैं। आप थरकोल की एग्जांपल ले लें, 90s में बेनजीर भुट्टो वहां गई थी, इफ्तिताह किया था कि जी यहां से थरकोल से इतनी बिजली पैदा, आपने भी बचपन से सुना होगा। कॉपर और गोल्ड के रिकी टिक में रिजर्व्स $200 बिलियन के नॉन रिजर्व्स पड़े हुए। सो जो एक आइडेंटिफिकेशन का मरहला एंड देन एवरीथिंग, मैं रिकी टिक का नहीं कह रहा कि अल्लाह ना करे ये उस तरह से फंसे लीगल बैटल में, बट जो थरकोल है उसमें तो किसी ने नहीं रोका हुआ था ना उसकी। अब आज से महीना पहले 660 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट्स जो PMLN के जमाने में शुरू हुए थे पहली दफा, वो बिजली अब नेशनल संक इन्वेस्टमेंट होती है शायद ये $75 मिलियन जो उसका बजट में कुछ वो सेंचुरी, लेकिन ये ठीक है, वो तो उनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर 2 रहे आपके दौर में, एक इसहाक डार साहब रहे और एक फिर मिफ्ता इस्माइल साहब रहे। इसहाक डार साहब और अभी जो डिवैल्यूएशन की बात कर रहे थे तो उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट थे? नहीं, आपने अगर रुपए को रोक के रखा हुआ था डॉलर को, तो मिफ्ता इस्माइल साहब का एक आर्टिकल था जो 10 अक्टूबर 2018 को उन्होंने लिखा है, और उस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि द सेकंड मिस्टेक, यानी पहली मिस्टेक तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बताई थी जो नहीं कर सके बड़े इदारों की आप लोग, और उसकी वजह पॉलिटिकल थी ज्यादा। अगर हम कर देते तो मैं अंदर बंद होता अभी, ये तो क्लियर है। अच्छा, द सेकंड मिस्टेक वी मेड वाज to not devalue the currency in 2016. Nawaz Sharif was always a believer in a strong currency that allowed people on fixed and low incomes to enjoy a higher standard of living. To me, that meant keeping inflation low and elevating the need to devalue, but because our inflation rate was still higher than that of our trading partners and some competing countries were devaluing, keeping the rupee fixed at a nominal exchange rate meant that our exports were losing competitiveness and our central bank was subsidizing imports. This policy resulted in high current account deficit in the last 2 years of and a depletion of foreign reserves. और वो आगे लिखते हैं कि even so, 2 years, even so, we left in May, state bank reserves were $10 billion and countries reserves stood at $16 billion. तो वो जो आप कह रहे थे ना कि एक्सपोर्ट कंपेटिटिव लूज करते हैं, वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि करते हैं, एंड सेंट्रल बैंक वाज सब्सिडाइजिंग। उस वक्त एक आपको एग्जांपल दे रहा था, अभी रिसेंट एग्जांपल, लास्ट फिस्कल ईयर जो PMLN टेन्योर का था उसमें 13% एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद से मैसिव डिवैल्यूएशन हुए और फ्लैट है पिछले 9 महीने में एक्सपोर्ट्स, फ्लैट है 35% डिवैल्यूएशन के बावजूद फ्लैट है। और रजाक दाऊद की जो क्वालिटी पर कोई भी नहीं क्वेश्चन मार्क कर सकता कि जी वो उनको समझ बूझ नहीं है। सो बावजूद इसके कि यू हैव अ वेरी गुड मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट्स, बावजूद इसके मैसिव डिवैल्यूएशन के फ्लैट है, 13% बढ़ी थी विदाउट दैट डिवैल्यूएशन। तो 2-3 फैक्टर्स थे। एक तो देखें जो भी एक्सपोर्टर्स हैं वो उनसे अगर आप पूछे, और ये राय की बात है, देखें ना, मेरी राय है, मिफ्ता की अपनी राय हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक वक्त के तनासुब से इकोनॉमिक पॉलिसी मुरतब की जाती है। व्हाट वाज गुड इन जून 2013 इज डिफरेंट, वाज बिकेम कंप्लीटली डिफरेंट इन 2017 और 2019। तो हम इसहाक डार कैन इजीली क्लेम कि यार आप खुद ये कह रहे हैं कि पहले 3 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट वाज नो इशू। आज द ओनली थिंग पीटीआई गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज एज अ वीकनेस इज करंट अकाउंट डेफिसिट। ग्रोथ का वो कुछ नहीं करते हैं, इन्फ्लेशन कंटेंट थी, डिस्काउंट रेट 40 साल का लोएस्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे थे, स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जबरदस्त हो रही थी, बिजली के कारखाने लग रहे थे, सीपैक लग रहा था। तो वेयर वाज द प्रॉब्लम? और मैं आम आपके नाजरीन के लिए ज्यादा दूर ना जाएं, आपकी इंडस्ट्री जो आपकी इंडस्ट्री है, जून
18 था, जब तक मीडिया इंडस्ट्री की बात क्या प्रॉब्लम क्या था? बैंकिंग सेक्टर का क्या प्रॉब्लम था? फर्टिलाइजर सेक्टर का क्या प्रॉब्लम? वैसे एक ब्रेक है, इसके बाद हम आते हैं। तो आपसे एक और सवाल अहम तरीन है, क्योंकि ये जरूर है कि जो असद उमर साहब के फैसले हैं या जो मौजूदा हुकूमत के फैसले हैं, मौजूदा काबीना मौजूदा हुकूमत के फैसले हैं, क्या ये जरूरी है इस वक्त करना? ये अनपॉपुलर तो हैं, लेकिन इसके हवाले से हम जानेंगे कि क्या इसके अलावा कोई और चॉइस भी है इनके पास या नहीं है, या सिर्फ ये जो तनकीद हो रही है ये पॉलिटिक्स है, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है। इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात मुल्क की मईशत के हवाले से हम उठा रहे हैं। और जब मईशत बात कर रहे हैं तो आपके सामने कोट भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल एजेंसीज लिख रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आ रही हैं, ग्रोथ प्रोजेक्शंस आ रही हैं, और एक दो आर्टिकल भी आपके सामने कोट किए हैं। मिसाल के तौर पे हम मुश्किल फैसलों की बात कर रहे थे, डॉक्टर आबिद सुलेरी के आर्टिकल में, और दीगर लोग भी लिखते हैं इस बात को कि अगर हम एक्सचेंज रेट को अपने रियल इफेक्टिव लेवल पे नहीं आने दें, अगर नहीं आने देती पीटीआई गवर्नमेंट, या अगर वो एनर्जी टेरिफ में इजाफा ना करे, और इसी तरह से अगर वो आरडी ना बढ़ा के और जो आपके इंपोर्ट्स हैं उसको कर्ब करने की कोशिश ना करे, तो और वही ये अनपॉपुलर फैसले करने के बजाय मजीद कर्जा ले और कर्जा लेके एक लेंडिंग स्प्री जो है चलाते रहे, तो क्या उससे मसाइल हल हो जाएंगे? वक्ती तौर पे शायद हल हो जाए आर्टिफिशियली, लेकिन क्या हल हो जाएंगे मसाइल? जुबैर साहब, तो ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, जब आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत गलत कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? रेट को रियल उस पे लाके गलत कर रही है, एनर्जी टेरिफ बढ़ा के गलत कर रही है? पहली बात तो ये है कि सुलेरी साहब ने जवाब नहीं दिया, कर्जे तो रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं, 3,300 अरब रुपए, शायद 3,300 अरब। और आपके नाजरीन के लिए, क्योंकि वो इमरान खान को सुन के थक गए हैं, वो कहते थे ना कि पहले 60 साल में 6,000 अरब था ना जी, वो कहते थे ना। अब तो मेरा ख्याल है सबको याद होगा, पूरे पाकिस्तान को याद, कि पहले 60 साल में 2008 तक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 6,000 अरब था। अब आप तनासुब देखें, उस 6,000 अरब 60 साल में जो था, इनकी हुकूमत ने उसके 50% से ज्यादा ले लिया 7 महीने में। तो कर्जे तो ले रहे हैं दुबा के, पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। उसमें डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट भी है ना, 1250 अरब रुपए। हमारे से पूछते थे कि इसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है, किस वजह से एक एब्सोल्यूट फिगर देते थे ना, कभी ये नहीं बात करते थे कि वजह बताते हैं इसमें कितने बिजली के कारखाने लगे हैं, मोटरवेज बनी है। लेकिन फिर ये ना करें तो क्या करें? एक्सचेंज रेट को ना सही करें, एनर्जी टेरिफ ना बढ़ाएं। आप मुझे बताएं, आप तो अपने आप को इकोनॉमिस्ट नहीं समझते ना, मैं ना खुदा ना खास्ता स्टूडेंट। क्या आसान किसी को भी बिठा दें फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुर्सी पर, वो कहेगा कितना शॉर्टफॉल है, वो कहेगा बिजली के किराए बढ़ा दो, और शॉर्टफॉल हो गया गैस बढ़ा दो, और शॉर्टफॉल हो गया कर्जे ले लो, और शॉर्टफॉल हो गया प्रिंटिंग ऑफ नोट्स कर दो। सो वेयर इज वो जो हम समझ रहे थे पीटीआई वाले कुछ छुपा के ऐसी चीज बैठे हुए। पहले दोस्तों आप मुझे एक चीज बता दें जिसको आप रिफॉर्म्स कहते हैं, कौन सा रिफॉर्म किया है? एक बता दें रिफॉर्म इनिशिएट किया है कि जी ये पावर सेक्टर में ये किया, टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए ये किया, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि हर चीज की कीमतें बढ़ाने का। सो देयर इज नथिंग दैट दे हैव कम अप विद एनी सॉल्यूशन। लेकिन आपने दूसरी बात ये, आप उन पर तनकीद कर रहे हो, आप सही कह रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने नहीं उस पर। दूसरी बात ये, आपने ना टैक्स बेस नहीं बढ़ाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है सफान, कोई दुनिया की हुकूमत क्लीन स्लेट लेके नहीं आती, उसके पास चैलेंजेस भी होते हैं। जब ओबामा आया था तो दुनिया का सबसे वर्स्ट तरीन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एंड ही हैड टू कन्फ्रंट दैट क्राइसिस। द इजी थिंग वाज कि अगले 2 साल तक रोते रहते कि पिछली हुकूमतें मरवा के गई हैं, बुश ने ये कर दिया, या हम जब आए थे तो आप 2008 से 2013 के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें। पीपल्स पार्टी का मैं आज प्लान पढ़ रहा था 2013 का, वो ये खुद उनके मुताबिक राइटली सो कि उस पिछले 5 साल में वर्स्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे। आप हमारी तकरीरें और हमारे टॉक शोज निकाल के देख लें, हार्डली हमने ब्लेम किया था भाई, हुकूमत ने, अवाम ने हमें वोट दिए। जब तक मैं ओन नहीं करूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन मुश्किलात को हल करने के लिए और सॉल्यूशंस नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, और शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। आज इमरान खान ने सब अपने मिनिस्टर्स को लाइसेंस दे दिया है काम ना करने का और अपनी इनैप्टनेस शो करने का और हर चीज का। इसके जी क्या ये क्यों नहीं हुआ?
ये लेकिन सर, डाकू चोर ये खजाने खा आपसे लिए। तो जो सवाल, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो तो हमें नजर भी आ रहा है और जो नहीं कर रहे हैं वो भी नजर आ रहा है। मुझे आप ये बताएं कि मसला ये है कि जब आपके पास हलता है सर्कुलर डेट का, आप लोगों ने तो पे भी किया 500 रुपए शुरू में, पहली बात, लेकिन आप लोगों ने पावर प्लांट्स लगाते रहे, लेकिन वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो एनर्जी सेक्टर में होने चाहिए थे वो आपने किए। पहली पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी बिजली, लेकिन उस सुन तो रिफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सारी चीजों को भी तो बेहतर होना था सर। देखना, सबसे पहले तो बिजली आना था ना, या नहीं था? सबसे पहले क्या था? पहले रिफॉर्म्स था, और अंधेरों में रखते सारों को। आज उसके मुझे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप खुद बताएं। हम कर रहे हैं क्या यूटिलाइज? उससे कितना सर्कुलर डेट बढ़ रहा है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज करने से? बड़ा अच्छा आपने, क्योंकि लाइन लॉसेस भी वैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी वैसे। बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स लगाए, जिसमें से 2 फेडरल हुकूमत ने एलएनजी के लगाए जो 2400 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। शदीद तनकीद का निशाना के महंगे तरीन। आज प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहले क्या कर रहे हैं? वो 2 प्लांट्स को कितने प्रोसीड्स एक्सपेक्टेड है? $3 बिलियन। कॉस्ट कितनी थी? $2 बिलियन। अगर हमने महंगे बनाए थे तो आप $3 बिलियन के कैसे बेच? बालू की और हवेली बहादुर शाह की बात हो रही है इस वक्त, ठीक है ना जी। ये जो 660 मेगावाट के ये अभी थर कोल में लगे हैं, जिससे नेशनल ग्रिड पर, यार थर बचपन से सुन के थक चुके थे। पहली दफा बिजली पैदा हो रही है यहां कराची में, आप चले जाए। एक चीज तो ये है कि बिल्कुल हर चीज अच्छी होनी चाहिए, और ये दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। द फर्स्ट चैलेंज वाज कि बिजली के कारखाने लगाए जाए, और साथ साथ में आप उस किस्म के रिफॉर्म्स भी करें जो कि आपके लाइन लॉसेस और दूसरी चीज़ों। और ये अगर इतना आसान होता ना सफ़ान, आज हम उस वक्त नहीं बात कर रहे हैं जुलाई 2018 में, आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2019 में। 1.1 ट्रिलियन पर हमने छोड़ा था, 1.6 ट्रिलियन हो गया, और उसके हमारा 7.5 बिलियन रुपए पर डे था सर्कुलर डेट, इनका 15 बिलियन पर डे है। या तो ये हो ना कि इन्होंने आके ऐसे कोई कारनामे कर दिए हों जिसकी वजह से हमें ब्लेम। एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं, देखें हालात तो खराब हैं और सब एग्री करते हैं। अब उसमें सिर्फ मुश्किल ये है कि कुछ कहते हैं कि जी ये पिछली हुकूमत की वजह से, और कुछ कहते हैं कि ये नकम्मे हैं, ठीक है ना। बट इन दोनों के दरमियान भी कोई पोजीशन है या नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं अवाम को कि क्या पीटीआई की हुकूमत ने तमाम फैसले अच्छे किए कि उनसे जब सवाल पूछे तो वो कहीं ये खराब करके गए? भाई आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप तमाम चीजें जो है पिछली हुकूमत पर डाल देंगे और पीएमएलएन वाले तमाम चीजें इन पर डाल देंगे? There has to be something in between as well. You are right, लेकिन मैं अगर थोड़ा जस्टिफाई करते बात है, क्योंकि वो अभी मुझे शदीद इख्तिलाफ है डिस्काउंट रेट इतना बढ़ाने से, ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को है, बहुत से लोग मार्केट पूरी। तो अगर आप हर चीज को जस्टिफाई करते जाएंगे, मुझे इख्तिलाफ है। लेकिन मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूं, बात असल में ये है कि हम उनके कंडक्ट के ऊपर, वो तो हम कह ही रहे हैं कि चले वो तो इनकॉम्पिटेंस है या इनएक्सपीरियंस है या जो भी है, इसकी वजह से वो कंडक्ट सही नहीं है। मसला ये है कि जब वो ये कहते हैं कि आपकी वजह से हो रहा है, वो गलत कह रहे हैं कि आपकी वजह से हम क्या करते हैं? लेकिन आपने कितना टैक्स बेस को बढ़ाया सर? आपने रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाई, टैक्स बेस को कितना बढ़ाया? टैक्स बेस की बात हो रही है, रेवेन्यू कलेक्शन की बात नहीं हो रही। कहते हैं ना द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। द फर्स्ट चैलेंज अगेन 1946 बिलियन था, 1946 बिलियन टोटल टैक्स कलेक्शन। इट वाज अनसस्टेनेबल। पाकिस्तान कोलैप्स करके गिर जाता अगले 1 साल में अगर हम टैक्स अमाउंट ना बढ़ाते। जब हम कहते थे कि हमने डबल किया, तो पहला वार हमारे पर ये करते थे आपने क्या तरीके इस्तेमाल किए, लोगों को प्रेशराइज करके किया है। सर, और मैं हमेशा ये कहता था कि हमने कोई ऐसा नया इकदाम नहीं उठाया या फ्यूचर की हुकूमत आके नहीं उठाएगी जो हमने उठाया है। तमाम तरीके पीटीआई कर रही है ना, तमाम तरीके बिजनेस प्लान से जाकर। आपने क्या किया ना, मैं तो वो आपने बेस बढ़ाया 4000 बिलियन नहीं, रेवेन्यू कलेक्शन तो आपने बढ़ाई, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा सर। मैं तो कह रहा हूं कि आपने टैक्स बेस बढ़ाई, बेस सर जी, दैट इज द क्वेश्चन ना, दैट इज रिफॉर्म, दैट इज रिफॉर्म। यू नो इट बेटर, दैट इज रिफॉर्म ना। ये आपकी और आप जैसे पीटीआई के साथियों की, ये जो मैं पीटीआई का साथी ये जो बड़े बसवर्ड्स है ना, रिफॉर्म्स और डायरेक्ट टैक्सेस और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से ये असर वगैरह सब ये बैठ के बातें करते थे। क्या किया है? डायरेक्ट टैक्सेस की जो कलेक्शन है वो कम हुई है इस साल। मतलब द मोस्ट वरीसम पार्ट इज टैक्स कलेक्शन पिछले 20 साल में स्लोएस्ट है, एंड देयर इज नो रिफॉर्म। व्हाट इज द रिफॉर्म? बिल्कुल हमारी कमजोरी रही है वो रिफॉर्म्स जो आप बात कर रहे हो ना, सब एक पेज पर आ गए ना। इट मींस कि वी कैन से कि आसान हल नहीं है ना। जो मैं जो कह रहा था ना पीटीआई टाइप, मैं पीटीआई टाइप आपको नहीं कह रहा था कि आप पीटीआई,
ये जो हमारी एक हम बड़े सोच है, नैरेटिव है ना कि पता नहीं क्या होगा। पाकिस्तान के जो हालांकि प्रॉब्लम्स हैं जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका हुआ है वो हम डिस्कस ही नहीं करते। ज़ुबैर साहब लास्टली के अब जो क्योंकि तेल वाली बात थी तो मैं उस पर क्योंकि वो थोड़ा मजाक से भी ये 1 मजाक ही लेंगे यार, मजाक ही लेंगे उसको। जी जी मजाक। 1.5 बिलियन बैरल ऑयल इक्विवेलेंट निकलेगा तो आप प्राइम मिनिस्टर शुड आस्क हिम टू विथड्रॉ दैट। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद कह रहे हैं कि तेल निकलेगा तो नहीं तेल बाय द वे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ही मासूम है, उनके तो कान में जो आके कहते वो बोलना शुरू कर देते। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, उन्होंने तो मुर्गियों और अंडों का कहा था ना 100 डेज जब हुए थे, वेयर इज दैट प्लान। ये देखें इस हुकूमत की इमेच्योरिटी जो है ना वो ये है कि 19 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाने के बाद सबसे बड़ा मसला क्या था? क्रेडिट अकाउंट डेफिसिट। जुलाई 25 को आप जीत चुके हैं, 3 हफ्ते आपको मिले हैं पूरा प्लान करने के लिए, 19 अगस्त को आप एड्रेस कर रहे हैं और आप कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के डॉलर्स की कमी। बड़ा हम सब एग्री करते हैं। अब लोग सुनना चाहते हैं कि आपका सोल्यूशन क्या है। मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं दोस्त ममालिक नहीं जाऊंगा और अपने जहाज में नहीं जाऊंगा और 10 दिन के बाद दोस्त ममालिक पहुंच गए किस लिए कि हमें बड़ा अच्छा एक पैकेज मिल गया। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना PTI का, जो आज एमनेस्टी स्कीम में अगेन रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पिछले जून जुलाई की तकरीरें याद है आपको? सही, जो माजी और आज की तकरीरें they did not know, clueless हैं, and even today they are clueless about the economic situation। वैसे शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आज आपने वक्त दिया में ज्वाइन किया। ज़ुबैर साहब किया, मोहम्मद ज़ुबैर साहब सवाल आपने बहुत हम जो फैक्ट्स हैं वो नहीं तो फैसल वाटर से पूछना बुला फीडबैक अपना आप दे सकते हैं नाज़रीन हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।